गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अतीत से वर्तमान का अध्याय 2 जो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, उसका भाग 3 पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना कि कैसे अंग्रेज़ों ने या इंग्लैंड की कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों को अपने रास्ते से हटा दिया और वो अब उनका अगला जो लक्ष्य था या ध्यान था वो बंगाल पे गया, क्योंकि बंगाल उस समय उत्तर भारत का एक ऐसा प्रांत था जिस पर अधिकार करने का मतलब था लगभग पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लेना। ठीक है बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। मुर्शिद कुली खां के बाद अलीवर्दी खां 1740 में बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां ने यूरोप के व्यापारियों को हमेशा अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। उसके बाद उसका जो नाती हुआ, यानी अलीवर्दी खां का जो नाती हुआ जिसका नाम था सिराजुद्दौला, वह बंगाल का नवाब बना। ठीक है बच्चों, सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके परिवार के जो सदस्य थे उनके बीच आपसी झगड़े होने लगे, आपस में साजिशें रची जाने लगी। इन साजिशों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में हस्तक्षेप करने का अवसर दे दिया। बंगाल में पहली अंग्रेज फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। व्यापार में वृद्धि होने के साथ साथ इसके चारों ओर कंपनी के अधिकारी एवं व्यापारी भी बसने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया और इस किले का नाम रखा गया फोर्ट विलियम। क्या रखा गया बच्चों? फोर्ट विलियम। कंपनी ने अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार देने के लिए 1696 ईस्वी में 1200 रुपये का भुगतान करके 3 गांवों की जमींदारी यानी लगान एकत्र करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और ये तीनों गांव थे गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता। तीनों गांवों के मिलने के बाद आगे चलकर इन्हें कलकत्ता कहा जाने लगा और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान भी प्राप्त कर लिया। इसके अनुसार कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बिना कोई अन्य कर दिए बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और इस आदेश के बाद कंपनी राज्य में जो माल खरीदती थी उस पर अब उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था, यानी कि 3000 साल में वो देते थे एक बार में ही कर, और जितना चाहे उतना वो माल खरीद सकते थे बंगाल से, और उस माल पर उनको दूसरी तरफ से कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इस पूरी व्यवस्था से बंगाल के राजस्व का काफ़ी नुकसान हो रहा था। कंपनी को मिले इस छूट का फ़ायदा कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी कर रहे थे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को यह व्यवस्था पसंद नहीं आई। उसने कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने से मना कर दिया। उसने कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उनकी किलेबंदी के विस्तार पर भी रोक लगवा दी। कंपनी भी अब यह समझ रही थी कि अगर बंगाल के व्यापार को उनको सुरक्षित रखना है तो सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाना होगा। इसके लिए कंपनी ने बंगाल की राजनीति में घुसना शुरू कर दिया। उसने सिराजुद्दौला से जो व्यक्ति नाखुश थे, यानी जो व्यक्ति सिराजुद्दौला को नापसंद करते थे, वैसे वैसे व्यक्तियों से संपर्क किया और उनको अपने में मिलाया। इसके लिए कंपनी ने बंगाल के 2 बड़े व्यापारी अमीचंद और जगत सेठ के साथ साथ नवाब के सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर को अपनी ओर मिलाया। और कंपनी का प्रयास था कि
सिराजुद्दौला के असंतुष्टों में से ही किसी एक को नवाब बना दिया जाए। जवाब में सिराजुद्दौला ने अपने करीब 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर आक्रमण कर दिया और इस तरह से प्लासी की लड़ाई हुई, जो जून 1757 में हुई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। आज के लिए इतना ही।